अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़। बेसिकली जो आज हम डिस्कस करेंगे वो दो टाइप्स डिस्कस करेंगे, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इससे पहले आपको पेंक्रियाज का फंक्शन पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेल ऐसे होते हैं जो इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं और कुछ ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन करते हैं, कुछ सोमेटोस्टेटिन की भी प्रोडक्शन करते हैं, डेल्टा सेल होते हैं। ऑल दो हमारा उसके साथ अभी कोई कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ इसमें अल्फ़ा सेल और बीटा सेल पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बीटा सेल होते हैं ना, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और जो अल्फा सेल होते हैं इन्होंने क्या करना होता है, ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन करनी होती है। और जो ग्लूट रिसेप्टर होते हैं ना, बेसिकली ये ग्लूकोज डिपेंडेंट होते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन ये क्या करवाते हैं, ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाते हैं किसके अंदर, मसल्स के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने यहाँ पे याद रखना है कि अल्फ़ा क्या करते हैं, बीटा सेल क्या करते हैं, ग्लूट रिसेप्टर का क्या काम है। अब हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की। देखें, बेसिकली हमने जो इसके अंदर डिस्कस करना है, दो मेन टाइप डायबिटीज़ की डिस्कस करनी है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 जो टाइप 1 होती है ना, वो ऑलवेज हमारी या तो ऑटोम्यून होती है या जेनेटिक्स में क्या कर रही होती है, रन कर रही होती है। ऑटोम्यून हमारी अपनी ही एंटीबॉडीज़ हमारे जाके ये जो जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, बीटा सेल, इसकी अगर डिस्ट्रक्शन कर देंगे तो हम इसको किसके अंदर कंसिडर करेंगे, ऑटोम्यून के अंदर कंसिडर करेंगे। या तो कोई ना कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। वैसे कौन से जीन है जिनमें म्यूटेशन हो जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है HLA-DR3 एंड 4। MCQs में पूछ सकता है कि एग्जामिनर के ऐसे कौन से जीन है जिसके अंदर म्यूटेशन हो जो पेशेंट के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, HLA-D3 और HLA-D4, ठीक है। DR3 एंड DR4 ये इंपॉर्टेंट MCQs है। या इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉज ये हो सकती है कि पेशेंट के अंदर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है किसकी, बीटा सेल्स की, ठीक है, या आइलेट्स की, ठीक है। या इसकी क्या हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है। कुछ बुक्स इसको लिखती है इंसुलिनाइटिस लिखती हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसको ये भी कह लेते हैं इसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी बीटा सेल्स की, आइलेट्स की, तो फिर भी क्या हो जाएगा, इस पेशेंट के अंदर आइलेट्स की टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं क्लिनिकल फीचर के। ऐसे कौन से क्लिनिकल फीचर हैं अगर किसी के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी तो हम उसके अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट आएगा, वो है वेट लॉस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पेशेंट के अंदर वेट लॉस। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे GLUT4 वो है चैनल्स है वो सही तरह काम नहीं करेंगे। जब GLUT4 चैनल सही तरह काम नहीं करेंगे तो उस पेशेंट के अंदर जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं हो सकेगी। इसलिए पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो जितनी भी ग्लूकोज अगर वो यूटिलाइज नहीं होगी तो इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। मसल मैस इस पेशेंट का डिक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि उसके जो ग्लूट रिसेप्टर है वो तो काम ही नहीं कर रहे। जब ग्लूट रिसेप्टर काम नहीं करेंगे तो उसको मसल को एनर्जी नहीं मिलेगी, उसकी वजह से मसल मास डिक्रीज कर देगा। उस पेशेंट के अंदर पॉलीफेजिया हो जाएगा। अब पॉलीफेजिया पता क्या होता है, पेशेंट को भूख ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अब पेशेंट को भूख इसलिए लग रही है क्योंकि जो उसकी एनर्जी है वो तो यूटिलाइज ही नहीं हो रही, वो तो मसल को मिल ही नहीं रही। तो इसीलिए पेशेंट को बार बार उसका मैसेज मिलेगा, स्टमक के ज़रिए ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि एनर्जी नहीं है बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, पॉलीफेजिया होगा, ठीक है। ये 4 से 5 क्या इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर हैं। साथ इसके अंदर आपने याद रखना पॉलीयूरिया। अब कुछ एग्जामिनर पूछ लेता है कि इस पेशेंट के अंदर पॉलीयूरिया क्यों होता है जी, इस पेशेंट के अंदर बार बार यूरिन क्यों आ रहा है। देखें, जो ग्लूकोज है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। जब हमारे पास ग्लूकोज सोल्यूट है, बॉडी में सोल्यूट का लेवल बढ़ता है तो इसकी वजह से जो हमारा फ्लूइड है ना वो बॉडी से ज़्यादा बाहर जाता है। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा कि उस पेशेंट के अंदर बार बार यूरिन आएगा और पेशेंट के अंदर क्या है, पॉलीयूरिया हो जाएगा, ठीक है। जब सोल्यूट की रिटेंशन होती है तो फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर जाता है, इसलिए इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा। साथ इस पेशेंट के अंदर पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। देखें, पॉलीडिप्सिया होता है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगना। अब देखिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ्लूइड बाहर जाएगा, पॉलीयूरिया होगा, तो उसको उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को क्या प्यास लगेगी। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सोल्यूट का लेवल ज़्यादा है, तो इसीलिए इस पेशेंट के अंदर पॉलीडिप्सिया हो जाता है, ठीक है। साथ इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोज यूरिया होगा। अब इस पेशेंट के अंदर ये क्यों होगा, देखें, हमारी किडनी का जो नॉर्मल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे फंक्शन है, उसने क्या करना होता है, 100% ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करना होता है। अब किसी पेशेंट के अंदर 100% ग्लूकोज तो रीअब्जॉर्ब हो नहीं रही। क्यों, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट के अंदर
इंसुलिन तो है नहीं है, ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा किधर जाएगी, वो यूरिन में जाएगी। तो इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोज यूरिया हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। एग्जामिनर मोस्ट लाइकली ये मेंशन करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसका वेट लॉस हो रहा है, लो मसल मैस है उस पेशेंट के अंदर, साथ उस पेशेंट के अंदर पोलीफेजिया है, साथ पोलीयूरिया है, पोलीडिप्सिया और ग्लाइकोज़ूरिया है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ये वो पूछ सकता है कि इस पेशेंट के अंदर किस जीन की म्यूटेशन हुई है, या वो पूछ सकता है कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये सारे इसके क्या है, क्लिनिकल फीचर है। ठीक है, देखें अब इस पेशेंट को हमने ट्रीट कैसे करना है। सिंपल, इस पेशेंट को हमने क्या करना है, इंसुलिन ही देनी है, और इसका कोई हमारे पास हल नहीं है इस पेशेंट का। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बस आपने इसमें यही लिखना है। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर, किसी पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, तो इसकी क्या ऐसी मेन कॉम्प्लिकेशन है जिससे वो सफ़र कर सकता है। तो मोस्ट लाइकली इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। अब देखिए जी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जब पेशेंट को क्या होगा, ग्लूकोज उसकी क्या होगी, यूटिलाइज नहीं होगी। जब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगी तो मसल्स को क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। मसल को एनर्जी नहीं मिलेगी, ब्रेन को ग्लूकोज नहीं जा रही। ठीक है, और अगर ब्रेन को 3 मिनट से कम, लेस देन 3 मिनट अगर उसको ग्लूकोज ना मिले, ब्रेन को ब्लड ना मिले अगर, तो ब्रेन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए बॉडी में एक नॉर्मल एक्शन स्टार्ट हो जाता है, कीटोएसिडोसिस स्टार्ट हो जाती है इस पेशेंट के अंदर। अब कीटोएसिडोसिस पता क्या होता है, हमारी जो फैट होती है ना, उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिपोलाइसिस भी बोलते हैं। अगर पेशेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिपोलाइसिस होगी तो एट द एंड क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर फ्री फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज़ कर देगा। जब फ्री फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज़ कर देगा तो फ्री फैटी एसिड आगे चेंज होती है कीटोन बॉडीज़ में। कीटोन बॉडीज़ हमारा जो नॉर्मल ब्रेन है उसको यूटिलाइज कर सकता है। अब वो ऐसा पूछ सकते हैं एमसीक्यूज, वो ऐसा कौन सा इंजाइम है जो फ्री फैटी एसिड को कीटोन बॉडी के अंदर चेंज कर सकता है। तो उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, इसका नाम है, या हम इसको कहते हैं एसिटोएसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है जी कीटोन बॉडीज़ का लेवल क्यों इंक्रीज़ करते हैं। और इसमें हम अगर पूछे जी ब्रेथ कौन सी होती है, तो आपने बताना है एग्जामिनर को इसमें एसीटोन ब्रेथ होती है। ठीक है, ये एक एमसीक्यूज आ जाता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट के अंदर कौन सी ब्रेथ होती है, तो हमने उसको बताना है कि क्या है, ये एसीटोन ब्रेथ देखते हैं इस पेशेंट के अंदर। अब देखिए इस पेशेंट के अंदर ना जो ग्लूकोज होगी ना, उसका 300 से भी लेवल इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर और क्या होगा, सारे क्लिनिकल फीचर वही जो मैंने आपको पहले बताए हैं, लेकिन साथ में इसमें ना मेंटल चेंजेस भी देखेंगे, और फ्रूटी स्मेल भी इस पेशेंट के, फ्रूटी स्मेल क्या कह लें या एसीटोन ब्रेथ कह लें, बात इसमें क्या है, एक ही है। साथ इस पेशेंट का क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ उसने मेंशन की है कि इस पेशेंट के अंदर ना कुस्मल ब्रीदिंग होती है। ठीक है, या रेस्पिरेशन लिख लें कि इस पेशेंट के अंदर वो होती है। वो इस पेशेंट के अंदर इसलिए होती है कि देखें इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट के अंदर हमारा ना, पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। अब देखें जब किसी पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है ना, तो उसको ऑलवेज कॉम्पनसेट कौन करता है, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस को क्या करता है, कॉम्पनसेट करता है। इसीलिए पेशेंट ज़ोर ज़ोर से सांस लेगा, और इसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कुस्मल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ताकि अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर फेंक सके और उसको कंपनसेट कर सके मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। ठीक है, इसीलिए हम इसमें एक साइन देखते हैं जिसको हम कहते हैं कुस्मल रेस्पिरेशन भी हम इसको बोलते हैं। अब इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, इस पेशेंट को ट्रीट इस तरह करना है कि सबसे पहले हमने इस पेशेंट के अंदर क्या देना है, फ्लूइड देनी है। साथ इसमें क्या करना है, इस पेशेंट को इंसुलिन पे क्या करना है, शिफ्ट कर देना, और इस साथ इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट इसके पेशेंट के क्या करना है, बैलेंस करना है। बस इसका ये ट्रीटमेंट है। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।